हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। माय नेम इज़ अजमल अख्तर एंड आई एम फ्रॉम द टीम मेंबर ऑफ द रेड फाइट टीम। आई होप एंड आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और थोड़ी बहुत घर में पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमने क्लास 7 में एक चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों ऑफ हिस्ट्री। आई होप यू ऑल रिमेंबर द चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, ये था हमारा चैप्टर जिसे हमने शुरू किया था और हमने वहाँ तक स्टडी एक्सप्लेनेशन कर लिया था जहाँ तक हमारा पॉइंट था कि आखिर हिस्टोरियंस का सोर्सेस क्या है, उन्हें इतिहास के बारे में पता चलता कहाँ से, आखिर वो किन किन चीज़ों पर स्टडी करके इतिहास लिखते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ाई करेंगे पहले ज़माने के न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स। पहले के न्यू मतलब अभी पहले के जो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो अभी मतलब कैसे चेंज में क्या हुआ और वो कौन सा ग्रुप बना। ठीक है, इस बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। सो ये थोड़ा लंबी आपका टॉपिक है। आई होप जस्ट बी कीप योर आईज ऑन दैट एंड थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो तो बोरिंग ना लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। ये जो टॉपिक है बच्चों, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, ये बेसिकली एक स्टडी है। हम कह सकते हैं 1000 साल से 700 साल या फिर 750 जो चैलेंज बीच का जो वक्त है जहाँ पे लोगों ने चैलेंजेस फेस किए, खुद को डेवलप्ड किया, इस बीच के बारे में। ठीक है, द स्टडी ऑफ 100 और 1000, नो सॉरी 100 नहीं 1000 ईयर्स कह सकते हैं, स्पिनिंग ऑफ 700 एंड 150। ये एक चैलेंज था लोगों के बीच में। एक 700 कह सकते हैं 700 टाइम ड्यूरेशन से लेके 1750 टाइम ड्यूरेशन जो हमारा था, इस स्केल का जो बीच का ज़िंदगी था लोगों का, ये एक चैलेंज की तरह था। ये हम कह सकते हैं बहुत डेवलपिंग स्टेज था, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे तब्दील डेवलप चेंज हो रहे थे। ये जो स्केल था ना हमारा यहाँ का डेवलपमेंट का, वो इस पीरियड में ह्यूज था। ये जो हमारा स्टडी पीरियड है ना, जिसे हम लोग 1000 साल पहले की बात करें, बीच का जो टाइम है 1000 साल का बात है, जिसके बीच का 700 और 1750 के बीच का हम लोग जो बात करें, जिसे हम लोग चैलेंज पीरियड कह रहे हैं, ये जो पीरियड था ना बच्चों, इसका जो स्केल और वेराइटी, जो स्केल था और जो वेराइटी था, जो चेंजेस था लोगों के बीच में डेवलपमेंट का, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा था और बहुत ह्यूज फॉर्म में हो रहा था। करंट मतलब रैपिडली साइमल्टेनियसली होता ही जा रहा था, लोगों के बीच में डेवलपमेंट होती ही जा रही थी, लोग बढ़ते ही जा रहे थे, कुछ ना कुछ नया करते ही जा रहे थे, हर जगह पर, हर चीज़ में, नॉट इवन द सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप, हर चीज़ में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। डिफरेंट मूवमेंट्स था इस पीरियड में। इस पीरियड में बहुत सारे मूवमेंट्स आए, हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मूवमेंट्स आए, यू विल गेट बहुत सारे, अभी अच्छी चीज़ पता चलेगी आपको। बहुत सारे मूवमेंट्स इस पीरियड में जो कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इन्हें अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस को अलग किया। नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, इनकी अपीयरेंस चेंज होने लगी, इनका रहना सहना अलग होने लगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, पर्शियन व्हील, जो इरिगेशन में जो व्हील होता है, वो जो इरिगेशन में इस्तेमाल होता है, वो क्या है, एक टेक्नोलॉजी है बच्चों, जो धीरे धीरे और वो एग्रीकल्चर का फेस चेंज कर दिया उसने, एग्रीकल्चर फिर ईजी होने लगी। स्पिनिंग व्हील जो है, वीविंग में जो इस्तेमाल होती है, स्पिनिंग जेनी जो वीविंग में इस्तेमाल होती है, उसने क्या किया, टेक्सटाइल का पूरा नक्शा बदल दिया। उसके बाद ये जो मशीन आई, फिर हैंड वर्क्स का काम खत्म हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप करने लगी, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने लगी कपड़ों की। क्यों? क्योंकि स्पिनिंग व्हील आ चुकी थी। अब किसी को चरखी चलानी नहीं पड़ती थी धागा निकालने के लिए, वीविंग के लिए वहाँ पे ऑलरेडी स्पिनिंग जेनी आ चुकी थी, जो स्पिन होती थी और वो निकलता था, तो काम आसान हो गया। जहाँ 7 लोगों का काम था, अभी 7 आवर्स में काम हो जाता था। तो वर्क प्रोडक्टिविटी तो बड़ी बच्चों, लेकिन वर्कर्स क्या हो गया, हट गया, अब मशीन्स पे काम होने लगे। अब जैसे फायर आर्म्स कह सकते हैं, कॉम्बैट में जो वेपन्स होता है, वॉर में जो यूज़ होता है, लड़ाई तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, अब फायर आर्म्स यूज़ होने लगे वॉर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या थी, डेवलपमेंट थी ना बच्चों, डेवलप्ड हो रहे थे। इस टाइम पीरियड पे लोग धीरे धीरे खुद को बढ़ाते ही जा रहे थे, हर जगह नए फूड, नए खाने, नए बिवरेजेस मतलब होता है पीने का सामान, स्टार्टर जो कहते हैं ना हम लोग, ड्रिंक्स जो कहते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, ये सब अराइव होने लगी सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, आने लगे, जैसे नए नए खाने आने लगे, दाल चावल के अलावा और भी लोग चीज़ें जानने लगे कि और भी तरह के मसाले होते हैं। जैसे हम लोग कैसे कभी इटालियन, कभी चाइनीज़, कभी बिरयानी, कभी मोमोज़, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम खाने लगे ना। क्या हमें पता है थाई फूड अभी क्या है, हम जानते हैं उस बारे में, बट वी हैवंट ईट येट। जब हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना खाया होगा, बट जब तक हम बंगाल जाएंगे नहीं, जब तक हम केरला जाएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कर्नाटका का फूड कैसा, साउथ का फूड कैसा है, सियोल का फूड कैसा है, कोरिया का खाना कैसा है, चाइना का खाना कैसा है, होता है ना। तो यहाँ पे लोग अलग अलग जगह, सब कॉन्टिनेंट्स जो थे यहाँ के, छोटे छोटे सब कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, यू शुड हैव नो दैट।
जो होते हैं वहाँ पर क्या होने, नए खाने की इजाद होने लगी, नए नए खाने डेवलप्ड होने लगे, बिवरेजेस आने लगे उनकी लाइफ में, चाय कॉफ़ी इंक्लूड होने लगी, टी इंक्लूड होने, अभी तो बहुत सारी तरह की टीज़ हो चुकी, ग्रीन टी, जिंजर टी, तुलसी टी, गार्लिक टी, बहुत सारी चीज़ हो चुकी है ना। तो इस तरह की ट्रीज़ भी आने लगी। ये सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ थी इसने, और क्रॉप्स में भी चेंज होने लगे। ये सब जो लोगों के साथ, लोगों के इधर उधर होने से आई ना, हेरा फेरी, माइग्रेट होने से। मैंने, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा व्हेन पीपल लिव, कि जब लोग एक जगह पे रहते थे और दूसरी जगह माइग्रेट होते थे, वहाँ का ऑक्यूपेशन, वहाँ का कल्चर लेके वो दूसरी जगह जाते, वहाँ के ऑक्यूपेशन, वहाँ के कल्चर को सीख के वो क्या करते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे काम को, अपने लाइफ के जीने के तरीकों को बढ़ाते थे, एनरिच करते थे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था। ये लोग क्या कर रहे थे, लोग एक दूसरी जगह से जो आ रहे थे, जा रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे, वो लोग अपने साथ ये नई नई तरह की चीज़ें ला रहे थे, पुरानी और नई चीज़ें मिलके कुछ नया रिफॉर्म कर रही थी। ठीक है, ये हम लोग मिलके कर रहे थे। और ये सारी जो आइडियाज़ थी इनके साथ भी नए, जब जैसे कि मान के चलो हमारा घर है, फॉर एग्जांपल हमारा घर एक नॉर्मल मिट्टी का घर है। अगर हमारे घर में, हमारे पास सब कुछ है बट वी डोंट नो हाउ टू बिल्ड, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें थोड़ा सा कोई अगर पुश कर दे, हमें थोड़ी हेल्प कर दे तो हम ताजमहल खड़ा कर दे, ऐसी वाली फीलिंग हो अगर अपने अंदर। तो कोई कंस्ट्रक्टर, अगर अच्छा कंस्ट्रक्टर हमारे घर पर आता है, कुछ दिन हमारे घर पर रहता है, ऑब्वियसली कोई रहेगा तो कोई बेटर ऑप्शन देगा ही, बेटर ऑप्शन देगा। अगर उसे जो चीज़ पता है उसमें हम अपनी मेहनत को लगाते हैं, हार्ड वर्क को, और अपना कैपेबिलिटी उसमें ऐड करते हैं, उसकी नॉलेज के साथ, जो नॉलेज, जो आइडियाज़ उसके साथ है, तो उसके साथ तो हम क्या कर सकते हैं, एक नए, अपने मडी हाउस को हम एक बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नए चीज़ के आने से पुरानी चीज़ों से मिलके एक नया चीज़ बनी, है ना। ऑलरेडी जो था उसमें कुछ नया आइडियाज़ मिला है, कुछ नया रिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे लोगों का आना जाना, माइग्रेट होना, उनके साथ नए आइडियाज़ का आना, लोगों की लाइफ को चेंज करने लगा, खाना पीना रहना। मतलब उस टाइम पीरियड से, जब कि पर्शियन व्हील स्टार्ट हुआ था इरिगेशन में, तब से लेके अब तक हम कहाँ पहुँच गए, चाय पे पहुँच गए बच्चों। ये सब जो चीज़ें आने लगी लोगों के साथ, ठीक है, उनके साथ नए आइडियाज़ आए, इन सब ने क्या किया, यहाँ के जब कोई नए आइडियाज़ आएंगे, हम डेवलप्ड होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमारी कंट्री का इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोच, जो कल्चरल लाइफ है ना, वो बदलेगा। इकोनॉमी कैसे बदलेगा भाई, वो इरीगेशन वाला फील्ड जो आया, एग्रीकल्चर बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, स्पिनिंग व्हील आया तो प्रोडक्शन बढ़ा, फिर फायर आर्म्स आया तो लड़ाइयाँ आसान हुई। तो ये सब चीज़ इकोनॉमी को तो चेंज करता है, प्रोडक्शन व्हील इकोनॉमी को चेंज करेगा कि नहीं बताओ। जब एक आदमी, 7 आदमी मिल करके, 8 आदमी मिल करके थोड़ा सा जो धागा प्रोड्यूस कर रहा था, वेविंग कर रहा था, अब एक मशीन आने से वो धागा और ज़्यादा, मतलब 7 घंटे में उसने 10 आदमी का काम कर दिया। तो ज़्यादा सामान बिकेगा, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होगा, तो इकोनॉमिक वे पे फ़ायदा हुआ। पॉलिटिकल लाइफ पे फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे, जैसे अब हम बात करते हैं जंग जीतने की, जंग जीत गया तो उसका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ा ना। पहले तो तलवार से ही लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार देते थे, अभी तुम्हारे पास वेपन से जीतने के लिए जीत गया, तुम्हारा पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ा। सोशल और कल्चरल लाइफ हमारी चेंज हुई। हम सोशल वाइज पहले बहुत डाउन थे, अब हमारा कल्चर बदलने लगा, हमारे कल्चर में नई नई चीज़ें आने लगी, और सोशली हम एक दूसरे से मिलने लगे, बात करने लगे, नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लगे, तो हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ चेंज होने लगी। ये एक ऐसा पीरियड, इस पीरियड को हम लोग, ये तो था एक टाइम पीरियड जब हम लोग चेंज किए। सेकेंडली बच्चों, इस टाइम पीरियड को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है बच्चों टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लॉन्ग डिस्टेंस जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, उसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे, दूसरे जगह पे जाते थे, वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का बिजनेस देखते, उसमें कुछ नए आइडियाज़ डालते, वहाँ के बिजनेस को कन्वर्ट करते, कुछ नया इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस करते। तो लोग बाहर से आकर के व्यापार करते थे, फ़ायदा मुनाफा करते थे, उससे देश को भी फ़ायदा, जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में उसको फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर वो दूसरे जगह से, ये जो मोबिलिटी थी ना बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का, इस टाइम पीरियड पे बहुत हो रहा था। तो इस टाइम पीरियड पे लोग आने जाने लगे, मोबिलिटी बढ़ने लगी, यहाँ का इकोनॉमिक लेवल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का बिजनेस, यहाँ का एंटरप्रेन्योर, ये सब कुछ चेंज होने लगा, बदलने लगा, ठीक है। लेकिन 8 सेंचुरी हमारी, जो मेडिवल पीरियड मैंने आप लोगों को बताया था, और 14 सेंचुरी, बिटवीन 8 एंड 4 सेंचुरी, ये जो टर्म है, इसे इस टर्म को वॉरियर्स टर्म, ये जो टर्म है, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को वॉरियर्स, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के नाम पे दिया गया, ठीक है। इनको कहा गया कि ये क्षत्रिय हैं, जिनको क्या कहा गया कि ये क्षत्रिय हैं, इन्हें क्या नाम मिला, क्षत्रिय का नाम मिला। क्षत्रिय मतलब क्या होता है, क्षत्रिय सब लोग को आपको पता है ना, एज अ सोल्जर्स, लड़ाकू, वॉरियर्स।
तो ये टाइम पीरियड 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी का जो बीच का टाइम था, वो टाइम पीरियड कुछ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स को मिला। उसका जो हम कह सकते हैं कि उन्हें एक ताज मिला नाम का। वो ताज क्या था? उनका नाम रखा गया क्षत्रिय, सोल्जर्स। ठीक है, उनका स्टेटस बन गया, एक कास्ट स्टेटस बन गया। उसमें ना सिर्फ रूलर्स आते थे बल्कि वो चीफ्टेंस भी आते थे, और वो सोल्जर्स, वो कमांडर्स, वो सारे आर्मीज के मेंबर्स आते थे जो डिफरेंट डिफरेंट मोनार्च, डिफरेंट डिफरेंट राजा या किसी भी सब ऑर्डिनेट, कोई भी राजा को या कोई किसी भी गवर्नमेंट को अगर सर्विस दे रहा, वो सभी तरह के सोल्जर्स, ऑफिसर्स, कमांडर्स उसमें आते थे बच्चों, क्षत्रिय ग्रुप में, जो कि उस वक्त उन्होंने सर्व किया, उनकी सेवा की हो, किसी भी राजा की, किसी भी देश की, तो उन्हें यहाँ पर क्षत्रिय का नाम दिया गया था। ठीक है, और क्षत्रिय का नाम क्यों दिया गया था उन्हें? इसलिए ये माना जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा साहसी, एक्सट्रीमली कहते हैं ना वेगर, उसे नहीं वेगर नहीं कहते, वैल्यूर कहते, VALOUR। उसका मतलब होता है करेजियस, साहसी, निडर। ठीक है, लैक ऑफ फियर जिसमें हम लोग कहते हैं, तो क्षत्रिय में लैक ऑफ फियर, उन्हें डर नहीं लगता था किसी चीज़ से। जैसे उस पर उनका नाम भी ये जो नाम है क्षत्रिय ग्रुप जो इन्हें मिला, ये नाम बच्चों राजपूत को मिला था। ये जो टाइम पीरियड है जिसमें लोगों को बांट दिया गया क्षत्रिय ग्रुप में, इस टाइम पीरियड पे एक टैग मिला था राजपूत का। ठीक है, जो कि आया था राजपूता, एक रूलर के बेटे से ये नाम आया था, रूलर का बेटा राजपूता, जो कि बहुत ब्रेव था। ये उस पीरियड का टाइम है जब राजपूतों का जन्म हुआ, जब राजपूत ने हमारा सोशल लाइफ जो है ना, इस सोशल लाइफ में कदम रखना शुरू किया, तब राजपूत का इमर्जेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रुप चेंज होकर के क्या क्षत्रिय ग्रुप बन गया, है ना, क्षत्रिय ग्रुप में चेंज। और यहाँ पे ये जो क्षत्रिय नाम मिला, ये राजपूतों को ही मिला, ये कास्ट बन गया वहाँ का, एक सिस्टम, एक हम कह सकते हैं कास्ट का स्टेटस बन गया कि वो एक क्षत्रिय ग्रुप है, वो एक क्षत्रिय है, मतलब वो एक लड़ाकू है, वो एक सोल्जर है, वो एक वॉरियर, और वो कौन हो सकता है? एक राजपूत हो सकता है। तो उसका जो स्टेटस था वो खुद ही उसकी पूरी पहचान बन गई। ठीक है, ये उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, बहुत उनमें बहुत ज़्यादा क्या लॉयल्टी, वो बहुत वफादार होते हैं। ये सारी जितनी भी क्वालिटीज़ थी, ये सब कुछ किसके अंदर थी? राजपूत के अंदर थी। और ये हमें कैसे पता चला? क्यों? ये हमें कुछ पोएट्स ने बताया, कुछ शायर ने, कुछ पोएट्स जिन्होंने अपने गीतों, अपने बातों के द्वारा, अपने शायर के द्वारा हमें ये बात बताई। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कहते हैं ना, इस तरह की क्वालिटीज़ और भी जगहों पे मिलती है, और भी कास्ट में मिलती है, और भी सिस्टम में हमें मिलती है। वो कौन थे? मराठा, सिख्स, जट हम लोग जिसे कहते हैं, जटी पंजाबी, जटी पंजाबन जो बिल्कुल निडर होते हैं, वो हो गए, अहोम्स हो गए। ठीक है, ये सारे कौन थे? और जिसे हम लोग कहते हैं ना अहोम्स एंड शस्त्राज, हम लोग ये कहते हैं ना क्षत्रिय ग्रुप। ठीक है, तो क्षत्रियाज जितने भी थे, ये सब जितने भी थे ना कास्ट, ये सब कुछ स्क्राइब्स, ये सब कास्ट जो थे, ये सब कुछ कहाँ से आया? ये सब हमें कहाँ से पता चला? डॉक्यूमेंट्री जो लिखते हैं ना बच्चों, जो इतिहास को कॉपी करते हैं, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई। ठीक है, और ये सब कुछ वो लोग यूज़ का, एक ऐसा कास्ट था, क्षत्रिय ग्रुप ऐसा स्क्राइब था, एक ऐसा कास्ट था जो सेक्रेटरीज उसको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते थे लोगों में, ताकि वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो जाए। वो लोग हर एक मौका यूज़ करते थे, हर एक मौके का इस्तेमाल करते थे, हर एक मौके पे अपने आप को प्रूफ करते थे, और इसी तरह वो धीरे धीरे पॉलिटिकल स्टेटस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस बन गया, एक इम्पॉर्टेंट कास्ट बन गया, समझो कि एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बन गया। इसीलिए पूरा जो पीरियड है ना बच्चों, 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, इस पूरे पीरियड को क्षत्रिय ग्रुप के नाम पे लिखा गया। या ये पूरे पीरियड में ये कुछ लोग हैं जिन्होंने, क्षत्रिय ग्रुप कौन है? क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो जो बहुत अच्छे महान लड़ाकू, साहसी, जिनमें निडर और जो बहुत वफादार हों। तो ये सारे चीज़ किसमें पाई गई? राजपूत में, मराठास में, सिख्स में, जट्स में, अहोम्स में, ये सारे इन लोगों में पाए। तो ये सारी तरह की जितने भी कास्ट है, ये सब उस टाइम पे इमर्ज हुई। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होने लगा बच्चों, अभी हम आगे डेवलप हो रहे, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में चेंज होगा। तो जो लोग थे वो पीपल जो जटी में जितने भी लोग थे, जाति और सब कास्ट में बांट दिए गए। जितने भी हमारी सोसाइटी जब आगे बढ़ने लगती है, जब लोग कह सकते हो जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी कुछ बुरा करते हैं, बहुत नहीं पढ़ते तो शायद कुछ अच्छा करते। जैसे जैसे लोग आगे सोसाइटी में बदलने लगे, जो लोग थे वो ग्रुप्ड होने लगे, दो ग्रुप में बंटने लगे, जातीज एंड सब कास्ट जो छोटे मोटे जो भी कास्ट है वो एक तरफ, और जति लोग एक तरफ थे। और उन लोगों का रैंक जो था, जो कास्ट था ना, कास्ट का जो रैंक, कि कौन जाति ग्रुप में जाएगा, कोई सब कास्ट में जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता था बच्चों? ये उनके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता था, कि उनका बैकग्राउंड, उनका स्टेटस या उनका काम कैसा है।
जब आप आगे 9-10 की हिस्ट्री पढ़ोगे तभी भी आप देखोगे कि लोगों को प्रिविलेज मिलना, लोगों को ज़्यादा क्वालिटीज़ भी इसी बेसिस पे मिलती थी कि वो किस घर में पैदा हुए हैं, कौन सी जगह पे पैदा हुए हैं, किस फैमिली में पैदा हुए हैं, या वो कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ पे भी जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति को बांटा, या जाति जटी ग्रुप और सब कास्ट को जो बांटा गया, एक में सारे कास्ट मिल गए और एक में सिर्फ जाति ग्रुप जो आ गए, उसमें लोगों को किस तरह से बांटा गया, वो लोग जो बहुत ज़्यादा किसी अच्छे घर में पैदा हुए थे, जिनका काम बहुत अच्छा है या इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, वैसे लोग जाति में आ गए, और जो उसके बाद जितने बचे कुछ लोग थे सब कास्ट में आ गए। ठीक है, लेकिन इनके रैंक्स बदलने लगे, परमानेंट नहीं थे इनके रैंक्स। मतलब जाति और सब कास्ट में जो इन लोगों को बांटा गया वो परमानेंट हमेशा के लिए नहीं था। ठीक है, वो उन्हें बांट दिया गया, परमानेंट थे और चेंज भी होते थे। कैसे? उनकी पावर के हिसाब से। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ने या घटने लगी, उन्हें उनके जाति ग्रुप से या उन्हें उनके जो कास्ट ग्रुप जो फॉर्म होता है जाति और सब कास्ट, उसमें से निकालते रह गए, या इसको इसमें या इसको इसके, ऐसे ही करते रहे। और सबसे ज़्यादा इनकी कास्ट ये जो कंट्रोल्ड होती थी ना, इन्फ्लुएंस मतलब जिससे प्रभावित होती, जिससे कंट्रोल, जो बेसिक इन लोग का सोर्स था ना, वो था ये जाति ग्रुप। ये जो जाति लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा ही लोगों को बांटते थे, इनके ऊपर बढ़ती थी। उसके ऊपर जो स्टेटस था जाति का, ये भी वैरिड अलग अलग था। अलग जगह के जाति ग्रुप का अलग लेवल था, पावर का अलग ग्रुप। फिर उसके बाद दूसरे, मान के चलो अगर एमपी के जाति ग्रुप है तो थोड़ा ताकत में थोड़ा कम है। अगर वही तुम देख लो केरला की जाति ग्रुप है तो बहुत ऊपर उनकी ताकत है। तो यहाँ पे जाति ग्रुप की भी ताकत किस पे डिपेंड करती कि वो कौन से एरिया के हैं। ठीक है, एरिया के भी उन्हें बहुत ज़्यादा, और जाति ग्रुप बाकी कास्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे। ये वो टाइम पीरियड था ये बच्चों जब ड्वेलर्स आने लगे, सिटी ड्वेलर्स। मैंने आप लोग कहा था ऐसे लोग जो सिटी में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये ड्वेलर्स हमने डिसाइड थोड़ा पढ़ा ही है। तो उस तरह के लोग आने लगे, रहने लगे, अलग अलग चीज़ों को डेवलप करें। कोई फॉरेस्ट में रहने लगा तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट को कोई अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, तो वो क्या करने लगा, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा पेड़ों का काटना वाटना, ये सब स्टार्ट होने लगा। लोगों के बीच अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आने लगी। लोग कुछ कुछ आगे बढ़ते गए, कुछ पीछे रहे। जो सिटी ड्वेलर्स थे, जो सिटी में रहते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, दो कास्ट लोगों में बढ़ गई। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे थे, ये नहीं हो रहे थे। इनकी वजह से कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही थी, इनकी वजह से सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था, लोगों के बीच में कायोस क्रिएट होना। फिर ये दोनों लोग आपस में क्या होने लगे, अलग अलग होने लगे। तो इस तरह से लोग फिर और क्या हो गए, बंटने लगे। फिर यहाँ पर कास्टिज्म आने लगा। लोग अपने अंदर अपने रहने सहने के हिसाब से, कौन कहाँ रहता है, कौन किस तरह से रहता है, खाने पीने में बदलाव हो गए। लोग अलग अलग तरह के, नीचे जाति के लोग अलग खाना खाने लगे, बड़े जाति के लोग अलग खाना खाने लगे, साहसी ग्रुप के लोग अलग खाने लगे, राजपूताने की अलग लाइफ हो गई। इस तरह से लोग कास्ट में बढ़ते 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 पूरी तरह बढ़ गए। तो ये टाइम पीरियड हमारा क्या था, सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप का अराइवल भी था, डेवलपमेंट। मैं तो कहूँगी यहाँ पे पूरा का पूरा सेपरेशन था सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप का। यहाँ पे हर दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, लोग डिवाइड हुए, अलग अलग कास्ट से बचे। और बेसिक क्या था, या उनका घर, या उनका बैकग्राउंड, या कोई खाना था, या कोई जाति थी, या किसी तरह का उनका कोई वॉरियर ग्रुप था। ठीक है, इसी तरह से लोग बढ़ने लगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, ताकि आपके दिमाग में गर्मी ना हो कि भाई मैम कुछ समझ में नहीं आया, कौन कैसे बढ़ गया। तो बस इतना ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी है। और आज के लिए आप इतना ही समझो, इतना ही जानो। इसे अपने नोट से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। नहीं समझ आया तो टर्न अगेन योर वीडियो अगेन एंड अगेन समझ। अगर उसके बाद भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती बच्चों, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, आप क्वेश्चन आंसर पोर्टल पे मुझसे जब भी चाहो ये सवाल कर सकते हो। कोई भी सवाल पूछो, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपके हर सवाल का आंसर करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ओके, और तब तक के लिए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए बच्चों। एंड येस, आप अपने नोट्स को प्लीज़ पढ़ते रहिए, और अपने नोट्स और अपने वीडियोज़ को कंपेयर मत कीजिएगा। नोट्स थोड़े शॉर्ट होते हैं, वीडियोस थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में होती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। फॉर देन आगे की क्लासिफिकेशन के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ एट योर होम, ओके, एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी।